नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। गौरव जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। जय श्री राम। जय, जय श्री राम। गौरव जी, पहलगाम अटैक, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, सफलता से हुआ ऑपरेशन सिंदूर, फिर एक आया हाल्ट, यानी ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री ने कहा अब हमारी अस्थायी रणनीति है। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। ये एक फिलॉसफी बन गई भारत की। उसके बाद विदेशों में प्रोपोगेंडा जो पाकिस्तान का चल रहा है, उसको रोकने के लिए भारत की तरफ से 7 अलग-अलग डेलीगेशंस, जिसमें ऑल पार्टी मेंबर्स शामिल हैं। लेकिन राहुल गांधी जी उस लिस्ट में जिनको कि शामिल होना था, उनका नाम नहीं दिया उनकी पार्टी ने। खुद का नाम भी नहीं दिया। खुद को भारत में बनाए हुए हैं, कब हालांकि चले जाएं ये अलग इशू है। लेकिन जिस तरीके से जयशंकर जी के ऊपर अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी, और कुल मिला के उनका पूरा इकोसिस्टम ऑपरेशन सिंदूर को एक फ्लॉप ऑपरेशन की तरह बताने में जुटा है, और पाकिस्तान के जबान से जबान मिला के बात कर रहा है। ऐसे में भारत में और भारत से बाहर इसके क्या इम्पैक्ट होने हैं, और साथ ही आपसे मैं बांग्लादेश में अचानक स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। वो बांग्लादेश जो कि यूनुस की सदारत में चीन के नजदीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब स्थिति ये है गौरव जी कि यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश के आर्मी चीफ, वहां के प्रेसिडेंट, और जिस खालिदा जिया को अपना हितैषी समझ रहे थे या अपने अनुकूल समझ रहे थे, उनकी बीएनपी भी उनके खिलाफ, यानी यूनुस के खिलाफ अब पूरा बांग्लादेश उठ खड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से बहुत कुछ चल रहा है। गौरव जी भी नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। भारत की कोई भूमिका हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स लेके मैं आपके सामने हूं। दर्शकों, गौरव जी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर, उसके हाल्ट होने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेसी इकोसिस्टम का हाल। गौरव जी। देखिए, कोई भी युद्ध शुरू करना आसान होता है और आपने देखा है गाजा में इज़राइल के साथ साल भर से ऊपर हो चुका है। रशिया यूक्रेन जो 2 दिन का काम था, वो 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। युद्ध में जाना आसान है, युद्ध से बाहर निकलना मुश्किल होता है। युद्ध को कब खत्म करना है, वो युद्ध शुरू करने से पहले प्लान करा जाता है। इसीलिए कोई भी युद्ध इमोशनली नहीं लड़ा जाता, बल्कि बहुत कैलकुलेटेड। जब आप लोग सब को उछल कूद मचा रहे थे कि पहलगाम हो गया, नरेंद्र मोदी साइलेंट हैं, नरेंद्र मोदी केवल मीटिंग करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बदला नहीं ले रहे हैं, तो वो सारी प्लानिंग हो रही थी माइक्रो लेवल पे कि कब कहाँ क्या करना है, किस रूप में करना है, और कब हमें खास तौर से डिसएंगेज होके बाहर निकल जाना है। मैंने हमेशा एक चीज बोली थी, ऑपरेशन सिंदूर जो आपने बोला एक नया नॉर्म है। ये नया नाम क्यों है, ये नया नॉर्म क्यों है? ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था? कोई भी युद्ध किसी ऑब्जेक्टिव पे लड़ा जाता है, और मिलिट्री यूज करना अंतिम पड़ाव होता है युद्ध का। अगर आप चाणक्य को पढ़ें, साम दाम दंड भेद, तो आपको समझ में आएगा मिलिट्री ऑपरेशन हमेशा अंतिम होता है। चाणक्य ने हमें, लोग चाणक्य नीति की बात तो करते हैं, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, डिटोर लेके समझने में आसानी होगी। एक चाइनीज जनरल थे सुन टूस, जिनकी किताब आती है एक्ट ऑफ वॉर। ये एक तरह से फौज में और मिलिट्री लर्निंग में, मिलिट्री टीचिंग में पढ़ाई जाती है, और ये किताब माना जाता है बाइबल ऑफ वॉरफेयर। दूसरी एक बुक होती है जो एक डच ने लिखी थी, जिसका टाइटल था प्रिंस, मैं नाम भूल गया राइटर। और तीसरी बुक है चाणक्य। दुनिया में वॉरफेयर की एक 3 ही चीजें हैं। अब जहां तक डच की बात है या जो चाइनीज की बात है, चाइना ने कभी युद्ध नहीं लड़ा। ये अपने आप बड़े युद्ध नहीं लड़े, छोटे मोटे कबायली युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये दोनों बुक थ्योरेटिकल बेस है, और चाणक्य की किताब जो है, चाणक्य नीति जो है, चाणक्य अर्थशास्त्र जो है,
वो लर्निंग बेस्ड है। यानी भारत तो युद्ध आज से नहीं लड़ रहा। भगवान श्री राम ने रावण को मारा था, महाभारत युद्ध हुआ था, उसके बाद हमारे राजाओं ने युद्ध लड़े थे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध लड़े थे, सबने युद्ध लड़े थे। तो हमारी जो युद्ध कला और युद्ध सीखने की बात है वो हिस्टोरिक है, वो कोई थ्योरेटिकल नहीं है। चाणक्य ने 3 चीजें सिखाई थी युद्ध के बारे में। चाणक्य की किताब अगर हम पढ़ें तो 3-4 चीजें समझ में आती हैं। मिलिट्री, युद्ध, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जिसको हम युद्ध के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत साफ बताया गया है कि डिसएंगेजमेंट कैसे करी जाती है। तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर का, कोई भी ऑपरेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं मतलब ज्यादातर लोग और खास तौर से गुमराह करने वाली जो यूट्यूब जनता है और कांग्रेस पार्टी है उनकी, पीओजे के हमने छोड़ दिया, मोदी ने छोड़ दिया, ये सवाल युद्ध करते, अंतिम छोर तक ले जाते, पीओजे के ले आते, बलूचिस्तान काट देते, खैबर पख्तून काट देते। इस तरह के वक्तव्य वही लोग देते हैं जिनके परिवार के सदस्य फौज में नहीं हैं, क्योंकि इनको युद्ध की पीड़ा का अंदाज नहीं है। घर में बैठ के ये ज्ञान पेल सकते हैं कि युद्ध कितना आगे जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव टेररिज्म था, टेरिटरी नहीं था। बात को समझिए, ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव टेररिज्म था, टेररिस्ट नहीं, टेरिटरी नहीं था। और जब इसका ऑब्जेक्टिव टेररिज्म है तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब ये नहीं है कल हम चढ़ाई कर देंगे, बम फेंक देंगे, ये कर देंगे। कंटिन्यू का अर्थ है कि तुम्हारी तरफ से अगर एक भी एक्ट होगा तो ये ऑपरेशन फिर से रिवाइव हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो जब तक आपके फंडामेंटल क्लियर ना हो, मेरे दोस्तों से निवेदन है, सभी यूट्यूब वालों से, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक सोशल मीडिया पे आके ज्ञान उड़ेलना नहीं चाहिए। इस युद्ध का ऑब्जेक्टिव पीओजे के है ही नहीं। इस युद्ध का ऑब्जेक्टिव टेररिज्म है और सब सेट में देखें तो ऑब्जेक्टिव बलूचिस्तान है। अब वो हम किसी और दिन बात करेंगे कि पीओजेके की अप्रोच और बलूचिस्तान की अप्रोच, भारत की दोनों अप्रोचें अलग क्यों हैं। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्टिव एक है लेकिन अप्रोच क्यों अलग है, वो हम कभी और बात करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, सीज फायर नहीं हुआ है। अब आते हैं ये राहुल गांधी जो जयशंकर पे कमेंट कर रहे हैं। आपने रशिया का, गाजा का, इजराइल का युद्ध देख ही लिया है। आपने अमेरिका की गल्फ वॉर देखी है। आपने अमेरिका की अफगानिस्तान में वॉर देखी है। भारत मतलब मनुष्य इतिहास में, पिछले 200 साल के इतिहास में अगर देखा जाए, मॉडर्न लाइफ में, अमेरिका ने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी युद्ध नहीं जीता है। आप एक युद्ध बता दीजिए जो अमेरिका ने जीता हो। अमेरिका ने कभी युद्ध नहीं जीता है। यही मानसिकता थी राहुल गांधी की और उनके वो पार्टनर जिन्होंने 2008 में एमओयू पे साइन करा कि भारत एक बार अगर युद्ध में जाता है तो भारत युद्ध में इतना अंदर खिंच जाएगा कि जो भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भाग जाएगा, भारत का मार्केट क्रैश हो जाएगा, युद्ध की कीमत अब अलग होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डबल डिजिट तक जा सकता है, मतलब महंगाई दर बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो लोगों में आंदोलित होंगे।
और सरकार को गरियाएंगे, क्योंकि अंतिम देखिए, हमेशा हमारे देश में एक सबसे विडंबना ये है कि सबको छत्रपति शिवाजी महाराज तो चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोस में। तो उस वक्त जब महंगाई बढ़ेगी, तेल 100 रुपए से 200 रुपए होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जीडीपी नीचे जाएगी, प्रोडक्शन बंद होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बंद होगा, इसमें सबसे ज्यादा दो ही लोगों का फायदा है। पहला फायदा चाइना का है, क्योंकि वो अनडिस्प्यूटेड सप्लाई चेन का महारथी बन जाएगा और वो अमेरिका को काउंटर करता है सप्लाई चेन में। चाहे ट्रंप कुछ भी कह लें, लेकिन सप्लाई चेन ट्रंप नहीं बना सकते। भारत ने वो चीज चैलेंज करी है जो चाइना को गवारा नहीं गुजर रहा है और उनके हाथ से फिसल रही है, चाहे वो फोन मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हो, शिपिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, बहुत सारी और चीजें हैं। वहां चाइना को भारत बिजनेस लेवल पे चैलेंज कर रहा है। ठीक, तो अगर ये युद्ध होता है, कॉस्ट बढ़ती है, इन्वेस्टर बाहर जाता है, फॉरेक्स कम होता है, जीडीपी गिरती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो नुकसान किसका है? भारत का नुकसान है। भारत का अगर नुकसान है तो किसका फायदा है? चाइना का। इसलिए चाइना चाहता है, और वो फिर वो युद्ध होगा तो पाकिस्तान, क्योंकि युद्ध की एक लेबोरेटरी बन जाएगा, चाइना अपने हथियार वहां देखेगा तो चाइना का हथियार का धंधा चमक लेगा। करेक्ट। दूसरा फायदा कांग्रेस का है, क्योंकि इतिहास में आज तक कांग्रेस ने ग्रोथ पे कभी इलेक्शन नहीं लड़ा है। कांग्रेस ने गरीबी पे इलेक्शन लड़ा है, कांग्रेस ने इन्फ्लेशन पे इलेक्शन लड़ा है, कांग्रेस ने महंगाई पे इलेक्शन लड़ा है, कांग्रेस ने हर वो गलत चीज पे चुनाव लड़ा है जिसका जिसका प्रतिबिंब सनातनी भारत में है ही नहीं। ग्रोथ पे कांग्रेस ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। तो अगर भारत इस युद्ध में अंदर तक खिंच जाता और ये युद्ध कंटिन्यू रहता, तो बड़ी सीधी सी बात है कि इसमें चाइना और कांग्रेस का फायदा है। यहां आता है 2008 का एमओयू। तो यही कारण है कि राहुल गांधी जयशंकर पे सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, भारत की ताकत भारतीय सेना है, भारत की ताकत आप जैसे लोग हैं, भारत की ताकत एक कॉमन सेंस जिस व्यक्ति के अंदर है सनातनी भारत में, वो है। और सनातनी भारत का अर्थ केवल हिंदू नहीं होता, सनातनी भारत में वो भी मुसलमान भी उतना होता है जो सनातन में विश्वास करता है। सनातन कोई मजहब नहीं है, सनातन धर्म है। तो राहुल गांधी की प्रॉब्लम ये है कि भारत जो है वो मजबूत है आपके मिलिट्री ऑपरेशंस में और लोगों में, लेकिन भारत की एक सबसे बड़ी वीकनेस रही है पिछले कुछ वर्षों में, वो है प्रोपेगेंडा। हमारी प्रोपेगेंडा मशीन्स नहीं है। हमारी प्रोपेगेंडा, हमारे यूट्यूबर्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। आधा दिमाग और एक फोन, बस यही तो चाहिए इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। तो आप आधा दिमाग और फोन लेके बैठ जाइए और आप इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। और इसमें और भी बहुत तरीके हैं। जो लड़कियां हैं उनको बस कुछ कहीं खोल के कुछ दिखा देना है, या इमेजिनेशन, और वो इन्फ्लुएंसर बन जाएंगी। तो भारत की प्रोपेगेंड सोची समझी प्रोपेगेंडा मशीन नहीं है। भारत के इंटेलेक्चुअल आपके बिके हुए हैं, ये सब पैसा खा के, पत्रकार आपके पैसा खा के, इंटेलेक्चुअल है, एकेडमिशियन है, ये सब पैसा खा के भारत के खिलाफ ही बात करते हैं, भारत के फेवर में बात नहीं करते हैं। क्योंकि 75 साल से जो सेक्युलरिज्म का वायरस भारत में नपुंसक बनाया है गांधी ने, वो नपुंसकता आज भी वैसी की वैसी ही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्लिप देखा था जहां एक महिला लड़ रही थी कि मारने वाले ने धर्म नहीं पूछा। ये कहानी बनाई गई है। अब इन लोग, मतलब जिसका हस्बैंड मरा है और वो बता रहे हैं आई विटनेस, उसको भी नहीं मानेंगे। ये आतंकवादी इनके घर आके बोलेंगे तब इनको। तो भारतीय हिंदुओं में कुत्ता सिंड्रोम है। कुत्ता सिंड्रोम वो होता है कि हमने अपनी पूंछ से अपनी जगह साफ करके बैठ गए
और बाकी चारों तरफ गंदगी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो राहुल गांधी जो जयशंकर पे कूद रहे हैं और जयशंकर को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, बल्कि उसको इस तरह से देखा जाए, उस ट्वीट में राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने सोचा था युद्ध में हम अंदर तक घुस जाएंगे, और जैसा 3 दिन में हमने खत्म करके, दाएं बाएं खत्म करके हम बाहर निकल आए। मिलिट्री में एक टर्म यूज होती है डिसएंगेजमेंट, और जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आप वो भी डिसाइड करते हैं कि डिसएंगेजमेंट पॉइंट क्या होगा। और डिसएंगेजमेंट पॉइंट तब होता है जब युद्ध में आप एक नीति के अंतर्गत जाते हैं, आप एक ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद बाहर निकल आते हैं, ना कि वहां बैठ के आप बोलेंगे और तेरा भाई पता है कितना ताकतवर है, अबे और ठोकेगा, अभी तो मजा नहीं आया। ऐसे नहीं होता है। तो राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन आप समझ लीजिए ना। राफेल पे वो सक्सेसफुल हुआ, राफेल करते रहते हैं। जब भारतीय सेना ने बोल दिया कि हमारा कोई भी एसेट का नुकसान नहीं हुआ, बात खत्म। अब उस बात को कोई और वैलिडेट क्यों करे, जब से जो काम सेना का है और सेना ने अपना वक्तव्य दे दिया, राहुल गांधी का मुंह बंद हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध सेना ने लड़ा है, राहुल गांधी ने नहीं लड़ा है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन युद्ध एक चीज़ और आपने यहाँ और पर मैंने दिखाई दे रहा है। हाँ, जी, युद्ध जी, आप प्लीज़। युद्ध आपने और मैंने नहीं लड़ा है। इसीलिए अविनेश भाई, आपके इतनी बार बोलने के बाद भी मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा था, क्योंकि हर चीज के बीच में टांग अड़ाना और अनक्वालिफाइड जस्टिफिकेशन देना या अनक्वालिफाइड हुँ, नॉलेज देना मेरी आदत नहीं है। मैं फौजी नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि फौज के अंदर क्या ऑपरेशंस हैं, और अगर बाई चांस मान लीजिए मुझे पता भी है, तो मैं क्यों बताऊं। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात है और यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन तो साफ तौर पर दिखाई देता है। अच्छा, जिस तरीके से आपने एक बात कही कि अभी हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा फैलाने की मशीन नहीं है और वाक़ई ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इस बार सरकार ने जिस तरीके से ऑल पार्टी डेलीगेशन इंटरनेशनल लेवल पर भेजने का फैसला किया है और ऑलरेडी अब बारी-बारी से जा रहे हैं, 2 डेलीगेशन हमारे जा भी चुके हैं। इस मूव को आप कैसे देखते हैं? क्या एक ऐसा वैलिडेटेड वो प्लेटफ़ॉर्म तैयार हुआ है जिसको भारत सरकार औपचारिक रूप से भेज रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये प्रोपेगेंडा का जो सस्ता तरीका है उससे कहीं भारी है। कैसे देखते हैं आप इसको? जब आपकी ताकत होती है तो दुनिया सुनती है, और जब आपकी ताकत नहीं होती है तो दुनिया नहीं सुनती है, चाहे आप सच हो या गलत हो। भारत के इतिहास में भारत हमेशा पाकिस्तान से वीक रहा है, क्योंकि राजनीतिक कारणों से भारत पाकिस्तान को हमेशा बड़ा होके बताया गया है, कि जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल। इस बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धज्जियां उड़ा दी मोदी सरकार और भारतीय फौजों ने। और वो धज्जी उड़ाने के क्या कारण है कि वो धज्जियां हम उड़ा पाए? वो धज्जियां हम उड़ा पाए क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना, मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने कुछ नहीं किया, ये जो 11 साल की मेहनत है आपको इकोनॉमिक पावर बनाने की, ये बहुत कुछ बोलती है। तो आज विश्व पटल पे भारत चौथे नंबर की इकोनॉमी है, भारत की एक इकोनॉमिक पावर है, भारत एक बहुत बड़ा क्वालिफाइड बाजार है, भारत एक प्रोडक्शन हाउस है। इसलिए जब आपने अपना डेलीगेशन भेजा, तो विदेश में लोग आपकी बात को सुन रहे हैं। वरना पहले क्या होता था? पहले तो आप कटोरा लेके व्हाइट हाउस पे चले जाते थे, व्हाइट हाउस सुनता नहीं था। आज ट्रंप कैसा भी हो, लेकिन जब ट्रंप और क्रिस रामाफोसा में बात हो रही थी, तो ट्रंप ने कहा मोदी इज माय फ्रेंड, और क्रिस रामाफोसा ने कहा मोदी इज माय फ्रेंड, इट्स अ म्यूचुअल फ्रेंड। तो एक विदेशी राजनयिक नरेंद्र मोदी, एक विदेशी नेता नरेंद्र मोदी
जहां दो पक्षों की बात हो रही है साउथ अफ्रीका और अमेरिका में, और दोनों एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि मोदी हमारा दोस्त है या मोदी से हमारे अच्छे संबंध हैं, तो ये बताता है कि मोदी की ताकत दुनिया में क्या है। और जब हम मोदी की ताकत बोलते हैं तो हमारा अर्थ एक व्यक्ति मोदी पे नहीं है बल्कि भारत पे है। शांति का मार्ग हमेशा शक्ति से निकलता है। शांति का मार्ग कभी भी शांति अमन की आशा से नहीं निकलता है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी में है, क्योंकि आप समझिए पिछले 70 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस की राजनीति हमेशा लाशों पे हुई है। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है जिसमें मैंने शास्त्री जी की बात करी थी। अगर इंदिरा गांधी की हत्या ना होती तो कांग्रेस सत्ता में ना आती। अगर राजीव गांधी की हत्या ना होती तो कांग्रेस सत्ता में ना आती। और अगर सोशल मीडिया ना होता तो राजीव गांधी के बाद किसी और का भी नंबर लग चुका था सत्ता में रहने के लिए। तो आज का नहीं, 1947 में भी कांग्रेस सत्ता में क्यों आई थी? लाशों पे आई थी ना। तो कांग्रेस का हमेशा से केवल 3 लेवल रहे हैं पॉलिटिक्स के। लाशें रही हैं, गरीबी रही है और डिवाइड एंड रूल रहा है। चौथी चीज आप मुझे बता दीजिए जिस बेसिस पे कांग्रेस ने कभी चुनाव जीता हो। कभी नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप देखिए आज हमारी वो ही ताकत है, वो ही तैयारी है पिछले 11 साल की कि 3 दिन में हमने सब कुछ निपटा नुटू के अपने आपस में बैठे रहे और पूरा देश शांत है। भले ही लड़ाई हो रही है, भले ही हमारे मित्र, हमारे सिटीजन्स जो राजस्थान में हैं, गुजरात में हैं, जम्मू में हैं, हरियाणा में हैं और आपके बॉर्डर एरिया में हैं, वो भले ही पंजाब में है, सबसे बड़ा पंजाब, जो पंजाब। भले ही ड्रोन अटैक्स को झेल रहा हो, वो थ्रेट में सोया हो, वो थ्रेट में जिया हो, लेकिन उन्होंने अपनी छाती पे सारे थ्रेट लेके पूरे देश को तो शांति दी ना। मतलब जो हमारे मित्रगण हमारे देश के दक्षिण भाग में रहते हैं, जो आपस में बात करते हैं, चाहे वो भाषा की हो, चाहे रीजनलिज्म की हो, चाहे वो टैक्स पे भड़काने वाली बातें हों, छाती पे थ्रेट तो यही आगे के अग्रण बिल्कुल। जो राज्य हैं वो ही लेते हैं ना। मिसाइलें, अनएक्सप्लोर्ड मिसाइलें तो वहीं गिरती हैं ना। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में वहीं के बच्चे मारे जाते हैं ना। रॉकेट और मोर्टार के अटैक वहीं होते हैं ना। तो मैं ये नहीं कह रहा किसी का योगदान कम है, सबका योगदान राष्ट्र के लिए सबका योगदान बराबर होता है। लेकिन राहुल गांधी की यही फ्रस्ट्रेशन रही है कि ये युद्ध 3 दिन की जगह 30 दिन खिंचता या 300 दिन खिंचता तो उनकी राजनीति चमकती। क्योंकि आप मतलब माने ना माने बट अंतिम बात ये है कि जो हिंदू है वो पेट्रोल और प्याज पे अपनी सत्ता दे सकता है। वो हाफिज सईद को भी प्रधानमंत्री बना सकता है अगर हाफिज सईद इन्हें बोले कि पेट्रोल 20 रुपए लीटर कर दो। तो यही कारण है कि अब वो प्रोपेगेंडा, अब क्योंकि हमारे पास केवल प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, हम फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक पावर है, हमारा बाजार है, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे प्रोफेशनल्स हैं, हम दुनिया में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ताकत रखते हैं। इसी ताकत के कारण लोग आज हमें सुनने के लिए तत्पर हैं और जब वो सुनने के लिए तत्पर हैं तो हम अपने डेलीगेशन भेज रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपने राहुल गांधी के फ्रस्ट्रेशन और सरकार का ये जो मूव है, इससे पहले ऐसा नहीं है, लोगों को भेजा गया है, कांग्रेस भी झुंझुना बजाती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, लेकिन जिस तरीके से एक वेल प्लान्ड और सक्षम लोगों को भेजा गया है, ये दिखाता है कि भारत की अब विदेश नीति भी एक दूसरे लेवल पर पहुंच चुकी है। गौरव जी, मैं आपको राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता।
मैं राहुल गांधी के एक दूसरे फ्रस्ट्रेशन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब यूनुस काबिज हुए तो ये वही राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम था, ये कहता था कि बस भारत में भी बांग्लादेश दोहराया जाएगा, दोहराने को आतुर थे। यानी यूनुस का आना इनको अच्छा लग रहा था। यूनुस से इनकी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, वो सारी भी अब देश की जनता जानती है। लेकिन अचानक बांग्लादेश में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं और इसका टाइम जो है वो मुझे चौंकाता है। ऑपरेशन सिंदूर का सफल होना और उसके बाद यूनुस के खिलाफ वहां के आर्मी चीफ, वहां का प्रेसिडेंट और तो और खालिदा जिया की बीएनपी वो इकट्ठे हो गए हैं। यूनुस का चीन के साथ चिपकना वो भी अब इन लोगों को खटक रहा है। यानी बांग्लादेश की आर्मी, वहां के प्रेसिडेंट और जो पार्टी, कम से कम बीएनपी वहां सबसे मजबूत इस समय है इनके शेख हसीना के बाद। ये परिवर्तन अचानक ऐसे नहीं लगता कि खामखा हो रहा है। उसके बीच का कनेक्शन अगर मैं देखता हूं तो भारत ने जिस तरीके से चूड़ियां टाइट की है, अभी ट्रेड जो है वो बाई रोड वाला रोक दिया, कहा जमीन से आओ, जमीन से मत आओ, पानी से आओ। सर, इधर पाकिस्तान का औकातीकरण और उधर चीन का नजदीकी होता हुआ यूनुस और वहां भी एक औकातीकरण। तो ऐसा है क्या कि मतलब इधर शादी हो रही है और लड्डू दो तरफ से आ रहे हैं। राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन फिर एक फ्रंट पर और मोदी जी ने खोल दिया। और ये मैं नहीं कहूंगा कि आप नॉर्थ ईस्ट कितना जाते हैं और कितना नहीं जाते, ये मैं नहीं कहने वाला। देखिए, आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो पढ़ी है ना? हाँ, अब इंजीनियरिंग करी तो पढ़नी तो पड़ी। ठीक है, आपने इंजीनियर बने हैं, आप इंजीनियर हैं, आपको पता है E=mc² क्या होता है, ठीक है? और मेरे उन बातों को ध्यान करिए जो मैंने बोला कि शांति का मार्ग ताकत से निकलता है। बांग्लादेश में बहुत सारी कुछ हो रहा है अंदर, सारी चीजें नहीं बोल सकते, बट एक तो अमेरिकन प्रेजेंस है, जो CIA की प्रेजेंस है, चाइनीज की प्रेजेंस है। और देखिए, ये कोई इसको इस्लामिक लेके और उसको लेके मत चलिए, इसको हमेशा ट्रेड लेके चलिए। अभी राहुल गांधी का वक्तव्य बांग्लादेश के बारे में भी आएगा। आपसे जब मेरी पहले बात होती थी मणिपुर के ऊपर, क्योंकि आपने मणिपुर का नाम लिया, मैंने आपको विस्तार से समझाया था मणिपुर की प्रॉब्लम क्या है। और बहुत सारे लोगों को मणिपुर की प्रॉब्लम का ज्ञान नहीं है। वो ये ना हाफ बेक्ड दिमाग और एक मोबाइल फोन इन्फ्लुएंसर बनने के लिए काफी है। बांग्लादेश एक रिवाइवल में जा रहा है। मैंने हमेशा बोला ना, जब बाइडेन था तब भी मैंने बोला था बाइडेन इज गुड फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया को पोडियम पोजीशन तभी मिलेगी। और जब बाइडेन वीक था, क्योंकि वो वीक प्रेसिडेंट थे, इंडिया को पोडियम पोजीशन मिल गई। ट्रंप इज गुड फॉर इंडिया, क्योंकि हमें ऐसे बुली भी चाहिए, ठीक है? आज जब आपका नेतृत्व बहुत सक्षम हो और बहुत ध्यान से काम करने वाला हो, तो ये बुली, आप एक बात देखो, मैंने हमेशा एक चीज समझाता हूं लोगों को, महाभारत और रामायण का अगर आप अध्ययन करें तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने कभी भी विरोधी के को मिले हुए वरदान को चैलेंज नहीं करा, बल्कि उनके वरदानों का ही इस्तेमाल करा उनको खत्म करने के लिए। ठीक, अब आप एक एग्जाम्पल लो, ट्रंप आए कूदते हुए कि हमने सीज फायर कर दिया। फिर आपके ये जो लंगूर है पाकिस्तानी, ये प्रेस में खड़ा हुआ, उसके बाद उसने बोला थैंक यू ट्रंप, थैंक यू चाइना, थैंक यू देश, थैंक यू मलेशिया, थैंक यू टर्की, थैंक यू, सारी दुनिया को थैंक यू बोल दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी का वक्तव्य क्या था? ना थैंक यू का नाम लिया, चाहे वो रशिया और इजरायली क्यों ना हो जो आपके साथ थे, और ट्रंप को कोट भी नहीं करा। तो बड़ बोले का वरदान ट्रंप को है, वो जो व्हाइट सुप्रीमेसी दुनिया में बिकती है। और आप गालियां मत दीजिए, क्योंकि आप अगर एक टूरिस्ट स्पॉट पे दुकान चलाते हैं ना, मैंने ये चीजें बहुत बारीकी से अनुभव करी हैं।
जब अगर आप भारत के टूरिस्ट स्पॉट्स पे, चाहे कोई भी हो, चाहे गोवा हो, चाहे आपका पहाड़ पे हो, चाहे आपका डाउन साउथ हो, जब आप विदेशी कस्टमर दिखता है ना, तो आप लेट जाते हैं। आपके पास होटल में रूम नहीं होगा मुझे देने के लिए, लेकिन अगर विदेशी आएगा तो आप कहीं से रूम पैदा कर देते हैं। तो विदेशी के आगे लेटने की जो बीमारी हिंदुस्तानियों को है, ये विदेशी का हथियार है ना, ये वरदान है ना उसको सफ़ेद होना, मतलब अब वो वैसे तो गंदे होते हैं लेकिन स्किन चमकती है। आपने उनके ही हथियार, बड़ बोले हथियार को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर दिया, बिना नाम लिए, और ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। और क्रिस रामाफोसा से जब बात हो रही है तो दोनों एक दूसरे को ये साबित करने लगे हैं कि मोदी हमारे दोस्त हैं। बांग्लादेश इसी पे बेस्ड है। अब बांग्लादेश को समझ में आ रही है कि अच्छा, जहां तक आर्मी चीफ की बात है, आर्मी चीफ को रेस्क्यू किसने करा था? ठीक, बिल्कुल। आर्मी चीफ कौन है? इनका बेटा, इनका नेफ्यू है ना। हाँ, हाँ, शेख हसीना रिश्तेदार हैं, भारत का रिश्तेदार करीबी है। रहा है बंदा। अब बहुत सारी चीजें मैं बोलना अभी नहीं चाहता क्योंकि उसका समय नहीं आया है। मैं बस इतना बोलूंगा कि बांग्लादेश को ये बात समझ में आ रही है कि भारत से पंगा लेके गलती कर दी है। चाइना की प्रॉब्लम ये है, चाइना को किसी भी सिचुएशन में एक ईस्टर्न फ्रंट खोलना है। जब युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब मैंने लिखा था, नाउ द टाइम हैज कम फॉर द ईस्टर्न फ्रंट टू ओपन, वेट एंड वॉच एन ईस्टर्न फ्रंट विल ओपन। ये मैंने लिखा था अपने टेलीग्राम चैनल पे, बहुत साफ साफ लिखा था, 2-3 बार लिखा था। और आज जो आप बांग्लादेश की इस वक्त की हालत बता रहे हो, वो ईस्टर्न फ्रंट ओपन नहीं हो रहा है। चाइना का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? चाइना का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि वो भारत को युद्ध में धकेल नहीं पाया, और दूसरा जो हथियार दिखाता रहता था दुनिया में, ताइवान के ऊपर हवाई जहाज उड़ा दो, चेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसकी सारी गीदड़ भभके एक दिन में खत्म हो गई थी। अभी भी हमारे यहाँ आधे दिमाग के पके हुए यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया पे फैक्ट चेकर हैं, वो बोल रहे हैं, ओ जी, इंडियन एयरफोर्स ने JF-17 तो कहीं लिखा नहीं। मतलब हद है यार। अब आप जहाँ पैदा हुए थे, जहाँ आप कंसीव हुए थे, उस जगह की सिचुएशन लिखी जाएगी क्या? मतलब मूर्खतापूर्ण हरकत। आपको अपनी फौज पे विश्वास नहीं है? वो कोई फौज जो है वो कोई यूट्यूबर चला रहा है क्या? सीजन्ड प्रोफेशनल है, 40-40 साल के एक्सपीरियंस वाले। साफ लिखा हुआ है, दुनिया ट्रेड पे है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले पहलगाम, ये पूरा प्रोसेस को आतंकवाद ना देखो, इस ये पूरा ट्रेड है। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, पाकिस्तान भारत में हरकतें तभी करता है जब पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स और मिलिट्री हिरार्की का करप्शन कम हो जाता है और कमाने के साधन कम हो जाते हैं। वो इस्लाम को, और जिस तरह से उन्होंने हाफिज सईद या मसूद या और लोगों को पाल के रखा है, वो इसलिए नहीं पाल के रखा है कि बड़ा विश्वास है इस्लाम पे, वो इसलिए पाल के रखा है कि वो इनके करप्शन को बढ़ाने में हथियार के रूप में मदद करते हैं। तो आने वाले वक्त में बांग्लादेश आप देखिएगा, यूनुस तो रिजाइन करेगा और उसको मैसेज पहुंच चुका है, या तो रिजाइन कर दे या उड़ा दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मैं तो बड़े मजे से पॉपकॉर्न लेके मजे लेता हूँ। आई डोंट गेट प्रोवोक्ड इजीली, सो मेरे को प्रोवोकेशन नहीं होता। अभी मैं बांग्लादेश स्टडी कर रहा हूँ, डिटेल वीडियो कुछ समय बाद आपके साथ बात करूंगा। तो मेरे पास बिल्कुल। भी इंफॉर्मेशन कुछ नहीं आई है क्योंकि लोग बिजी हैं। तो जब आएगी और फिर मैं एनालाइज करूंगा, फिर अपना कंसेप्ट पे सोचूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैं प्रोवोकेटिव वे में कोई भी यूट्यूब पे बात नहीं करता हूँ। बिल्कुल गौरव जी, और ना मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हम भी आपसे जब भी बात करते हैं, तो हम इसीलिए कोई ब्रेकिंग के लिए बात नहीं करते, और इसीलिए बांग्लादेश में चल क्या रहा है ये स्थिति सिर्फ मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि वहां भी लगभग वही पार्टीज हैं
जो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कॉमन है। आप देख लीजिए, यहाँ भी अमेरिका है, यहाँ भी चीन है, यहाँ भी एक तरह से इस्लाम है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। यहाँ भी टेररिज्म है, यहाँ भी फंडामेंटल वाले सोच है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैंने ये स्थिति आपके सामने रखी। नो डाउट, जैसे-जैसे आगे इसमें डेवलपमेंट होगा हम इस पर बात करेंगे। और मैं हाँ, आपको एक चीज बोल दूं। आसिम मुनीर ने जो फील्ड मार्शल की उपाधि प्राप्त करी है, प्राप्त नहीं करी है, खुद को दी है। वो क्यों दी है, कभी उस पे सोचना। वो इसलिए नहीं दी है कि पाकिस्तान के बैंड बज गए ऑपरेशन सिंदूर में और अपने आप को सेफ करने के लिए, क्योंकि याद की दो चीजें, फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता है और फील्ड मार्शल बनके उसने एक तरह से पॉलिटिकल और मिलिट्री सत्ता अपने हाथ में हमेशा के लिए ले ली है। लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू आप सोचो, बांग्लादेश किसने बनाया था? फील्ड मार्शल मानिक शाह। मानिक शाह। तो आसिम मुनीर जो अब ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गए कि वो कभी रिटायर नहीं होंगे और मौलाना जिहादी नेचर का है, वो बांग्लादेश में खेल रहा है, वो सैम मानिक शाह को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है कि बांग्लादेश को हम एक्सपेंड करेंगे भारत में, नॉर्थ ईस्ट काटेंगे, बंगाल काटेंगे और हम हैं फील्ड मार्शल। वो जो फील्ड मार्शल का जो ग्लैमर सैम मानिक शाह ने था, उसको ये आदमी अपने आप लेना चल रहा है। तो फील्ड मार्शल आप ये मत सोचिएगा कि इसने केवल अपने आप अपना बनाने के लिए लिया हुआ है। इसका सोच फील्ड मार्शल के पीछे बांग्लादेश और सैम मानिक शाह हैं। इस पर डिटेल में बात करना आपसे बहुत रोचक होगा, क्योंकि ये एक जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है, मैं तार सोच पा रहा हूँ, अभी जोड़ नहीं पा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि दर्शकों के मन में भी यही चल रहा होगा। गौरव जी, आपने जब ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो चाह रहा था कि वहाँ की आर्मी चाहती है कि भाई एंगेजमेंट होगा तभी तो उनका रोजगार चलेगा। मैं पाकिस्तान के एक चैनल पे उनका मीम देख रहा था, और क्या शानदार उस पाकिस्तानी ने बनाया है। मैं आपको ही मतलब आपका सबूत दे रहा हूँ। उसने ये कहा कि साहब, आपने 3 दिन में इंडिया ने जो है जंग खत्म कर दी। अरे साहब, तो सामने वाला एक कैरेक्टर बोल रहा है कि भाई अच्छा तो हुआ 3 दिन में जंग खत्म हो गई। बोले यार 3 दिन में जंग खत्म कर दी, हम भीख का कटोरा लेके आए, हमें चंदा पूरा मिला नहीं और तुमने जंग खत्म कर दी। तो जंग कुछ जारी रखते तो हमारा रोजगार चलता। बिल्कुल वही बात जो आपने कही वो पाकिस्तान से निकल के आ रही है। इसका मतलब है कि वो खालिस सच है, जिस पर शायद उड़ती-उड़ती निगाह हमारे यहाँ हल्के लोगों की नहीं जाती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ जब बात करें तो थोड़ी-सी भारी बात करें। प्रयास तो करते ही हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कितना सफल हो पाता हूँ, कितना नहीं। दर्शकों, नहीं, नहीं, कोई देखिए अंतिम हमारे कंक्लूज़न गौरव जी देखिए के हम साथ निकलता नहीं कभी। देखिए हाँ, दे देखिए हमारे आपके बीच में बात करना, देखिए अगर मुझे यूट्यूब पे ही सब कुछ करना होता, मेरे को ज्ञान फैलाना होता, तो मेरा भी चैनल है, मैं अपने चैनल पे रोज़ करता। रोज़ सुबह-शाम आ जाता, सुबह मोदी को ज्ञान देता, दोपहर को अमित शाह को देता, रात को जयशंकर को देता और रात को आर्मी को स्ट्रैटेजीज़ बता के बाहर निकल लेता। बहुत सारे मित्र हैं जो जिनको लगता है कि वेपन के बारे में बात करना, कौन-सा वेपन है, कब चलाया जाता है, कहाँ रखा जाता है, कैसे फ्लाई उड़ाया जाता है, उसके बारे में बात करके उनकी दुकान चलेगी। बड़ी अच्छी बात है, ये उनका है। मेरी सोच एक बड़ी सिंपल सी है कि एज़ अ सिविलियन हमारा ऑब्जेक्टिव है युद्ध जीतना, बिल्कुल, हमारा ऑब्जेक्टिव है टेररिज्म खत्म करना। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि AK-47 में कितने एमएम की गोली आती है और शेल का डिज़ाइन क्या होता है और शेल कहाँ से चलता है और कौन-सी रॉकेट से लॉन्च होता है और कौन-सा रंग करा जाता है और कौन-सा पेंट करा जाता है और कौन-सी फैक्ट्री में बनता है। ये पब्लिक डिस्कशन के सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है साहब। बिल्कुल नहीं है, सहमत हूँ गौरव जी, और इसीलिए अब मैं रक्षा विशेषज्ञों से भी जब अपने चैनल पे बात करता हूँ, कई सारे एक्स आर्मी मैन हैं, और ये उन लोगों की मैच्योरिटी है कि वो कभी इस तरह की डिटेलिंग में नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। निश्चित तौर पर। आ आप भी जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, किनके साथ उठता-बैठता हूँ, आपको पता है। और मैं कोई
लेफ्टिनेंट या मेजर के साथ नहीं बैठता हूं, मैं हायरार्की में स्टार्स के साथ बैठता हूं। 50 चीजें मैं भी बोल सकता हूं, बिल्कुल। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है। इंजीनियर हूँ, मेरे फादर ऑर्डिनेंस में काम कर चुके हैं, मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, नेताजी बोस के साथ काम कर चुके। बहुत सारी चीजें, मैं खुद नेताजी से मिला हुआ हूँ, मैं बहुत सारी चीजें चाहूँ तो उगल सकता हूँ या बोल सकता हूँ अपना चैनल चलाने के लिए, लेकिन ये सुबह शाम की नौटंकी करना नहीं है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हम जनता को उतनी बात बताना उचित समझते हैं जो उनके ज्ञान के लिए अच्छी। अब मैं आपको बता दूं भाई साहब, वो मिसाइल में 14 फिन होते हैं, 14 फिन इस तरह से रोटेट करते हैं, क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, बिल्कुल क्या ठीक कर बात है, लो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। भाई? मैं बहुत छोटी सी, इसमें सॉलिड स्टेट बूस्टर होता है, इसमें लिक्विड इंजन नहीं होता है, इसमें सॉलिड इंजन होता है। तुम्हें घंटा सॉलिड इंजन, तुम्हें दिवाली के रॉकेट के आगे तुम्हें कुछ पता नहीं है। सॉलिड इंजन और बोल के मैं तुम्हें क्या बताने चलाऊं? इसका फ्यूज का डिटोनेट कैसा होता है, 2 एक्सप्लोसिव होते हैं, वो डिटोनेट होते हैं, वो देखिए, हमें उससे मतलब नहीं है भाई। बिल्कुल, निश्चित तौर अरे पर, मिसाइल निश्चित की तौर पर। लंबाई 5 इंच की हो या 5 फीट की हो, 50 फीट की हो, साली जहां जाए वहां फाड़ के आए, बस हमें इससे मतलब है। बिल्कुल, लेकिन नहीं, बड़े जिम्मेदार लोग जो अपने आप को जिम्मेदार बोलते हैं, अफसोस इस बात का है कि वो ऐसी ऐसी डिटेल शेयर करते हैं जो डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारा बाप भी फौज में है तो क्या हुआ यार? इसका मतलब ये थोड़ी ना उनसे इंफॉर्मेशन लेके तुम पब्लिक में शेयर करोगे। बिल्कुल बात है। और इसीलिए सरकार की गाइडलाइंस भी थी, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। और मैंने जितने भी सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के साथ, एक्स आर्मी ऑफिसर्स के साथ बात की है, वो खुद इस सूचिता का पालन करते हैं। और मुझे लगता है कि हम नागरिकों को अपने सेना, अपनी सरकार पर भरोसा होना चाहिए। गौरव जी, चार आपके साथ चार दिन अलग-अलग, पहले हाँ, 4 दिन पहले एक कमरे में 40 सीनियर फौजीज को पूरे दिन मैंने ट्रेन कराया। 4 दिन पहले की बात है। और ये उस रेजिमेंट से आते हैं जिस रेजिमेंट की स्पोक्स पर्सन को लोगों ने हीरो बना दिया ऑपरेशन सिंदूर के प्रेस ब्रीफिंग में। मैं तो नहीं गाने गा रहा ना। बिल्कुल। बचना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और इन चीजों इसीलिए से आप देखिए इन ना, चीजों से बचना चाहिए। सर, आप गैरिसन में जाते हैं ना, आपको रास्ते में बहुत सारे सोल्जर्स परेड करते हुए दिख जाएंगे, आपको पीटी करते हुए दिख जाएंगे, वेपन ट्रेनिंग में दिख जाएंगे। पुराने वेपन रखे होते हैं, उनकी एज ए मोमेंटो वो रखे होते हैं। आपने देखा मेरे को फोटो शेयर करते हुए? रोज का आना जाना है मेरा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है, और एक नागरिक को, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक को एक जिम्मेदारी का फॉलो करना पड़ता है। अब राफेल गिराया नहीं गिराया हमारी बला से, जब फौज ने बोल दिया एसेट लॉस नहीं है तो बात खत्म। बात खत्म, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके गिराया तो बाद भी अगर हम कुछ ज्ञान, तुम जाके हाँ, उठा उठा के उसको स्क्रैप में बेचोगे क्या? और एक चीज़ और है ना, उसके बाद भी अगर हम ज्ञान लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी से और उनके इकोसिस्टम से आप अलग कहाँ हैं? ज़रा ये सोच लीजिए, वो भी तो काम वही कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल एक गंभीरता होनी चाहिए। गौरव जी, मुझे लगता है कि आपने जो ये फील्ड मार्शल वाला जो मामला दिया है, आप हर वीडियो के या हर बातचीत के अंत में हमें एक अगली बातचीत का कोई सूत्र ज़रूर दे देते हैं, और उसके बाद कहते हैं फिर आप मुझे पकड़ेंगे, लेकिन हाँ, वो पकड़ेंगे तो हम हैं ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, हमें लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक हाल्ट वाली पोजीशन चल रही है, उसी के साथ-साथ बांग्लादेश की तरफ क्या चल रहा है, क्योंकि खेल दोनों तरफ एक रंग जैसा दिखाई दे रहा है। और उस बीच में अगर किसी के रंग में भंग पड़ रहा है, तो वो राहुल गांधी सामने देश के बरामद हुए हैं। गौरव जी, हमें उम्मीद है कि अगली चर्चा का समय बहुत जल्द आपसे मिलेगा। दर्शकों, उम्मीद है कि आज की ये चर्चा गौरव जी के साथ आपको सार्थक लगी होगी। सार्थक लगी हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। गौरव जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमें और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।